नमस्कार। आज करेंगे जीव विज्ञान और जीव विज्ञान में आज हम करेंगे रक्त, ब्लड। रक्त, ब्लड। रक्त और रक्त की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। और सेकंड बात इसमें हम करते हैं मानव शरीर का किसका भार का 7% रक्त पाया जाता है। तो मानव शरीर के वेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 7% के लमसम में रक्त पाया जाता है। रक्त की पीएच वैल्यू की बात करें तो रक्त की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। मानव शरीर में जो रक्त पाया जाता है, मानव शरीर में रक्त की जो मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। और नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा करीब आधा लीटर या 1 लीटर के आसपास रक्त कम पाया जाता है, की अपेक्षा कम रक्त पाया जाता है। कम रक्त पाया जाता है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है और मानव शरीर के भार का 7% होता है। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा रक्त कम पाया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं रक्त की। देखिए रक्त को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, पहले थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद एक एक भाग को पढ़ेंगे। प्लाज्मा। दूसरा भाग ठोस होता है, ठोस भाग होता है। देखिए प्लाज्मा ये द्रव है, ठीक। प्लाज्मा क्या है? रक्त का द्रव भाग। रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है, जो करीब 55% होता है। ठोस भाग 45% होता है। तो ठोस भाग 45% होता है। चलिए थोड़ा सा पहले प्लाज्मा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम प्लाज्मा को आगे देखेंगे। अभी देखिए प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये निर्जीव तरल माध्यम है। निर्जीव तरल माध्यम होता है। तो एक तो निर्जीव तरल माध्यम होता है जिसमें रक्त के कण तैरते हैं। जिसमें क्या होगा? रक्त के कण तैरते हैं। अब रक्त के कण तैरते हैं। प्लाज्मा निर्जीव तरल माध्यम होता है, रक्त के कण इसमें तैरते हैं। कार्य जो होता है इसके, अगर कार्य की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? आंतों के द्वारा शोषित पोषक तत्वों को आंतों के द्वारा शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम होता है, शरीर के विभिन्न भागों तक। और इसका क्या काम होता है? हानिकारक पदार्थ जो पाचन के बाद बचते हैं, उन्हें कहां लेके जाएगा? उत्सर्जन या उत्सर्जी अंगों के पास।
उत्सर्जी। तो हानिकारक पदार्थ जो पाचन के बाद बचे उन्हें उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाएगा। अंगों तक पहुंचाता है। तो देखिए उन्हें क्या करेगा, उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाता है। ठीक है, उन्हें उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाएगा और वो उत्सर्जी अंग क्या करेंगे, इस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर इसका उत्सर्जन कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं प्लाज्मा की, तो रक्त का कैसा भाग होता है, द्रव भाग होता है। कैसा भाग होता है, द्रव भाग होता है। और ब्लड में कितने, ब्लड का 55% लिक्विड पार्ट होता है, 55% होता है। थोड़ा सा प्लाज्मा को पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ठोस भाग पढ़ेंगे। तो अगर हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं तो प्लाज्मा में 92%, 7% और 1%, इस टाइप से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो 92% तो इसमें जल होता है। प्लाज्मा का 92% भाग जल होता है, जबकि 7% भाग प्रोटीन का होता है और 1% में विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट आदि पाए जाते हैं। तो देखिए प्लाज्मा का जो संगठन अगर हम देख रहे हैं तो 92% भाग जल, 7% के भाग में क्या प्रोटीन पाए जाते हैं, 1% भाग में विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि पाए जाते हैं। तो ये प्लाज्मा का एक स्ट्रक्चर है, संगठन है। चलिए हम इसमें देखिए, हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा में जो पढ़ना है या हमें थोड़ा सा देखना है या याद रखना है, प्रोटीन वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलिए पहले प्लाज्मा को ही देख लेते हैं और उसमें अब प्लाज्मा के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होता है, अगर हम बात करें प्लाज्मा में प्रमुख 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो देखिए 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन सबसे अधिक मात्रा में मिलता है। देखिए जो 4 प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, इन 4 प्रोटीनों में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है। दूसरा होता है सेकंड की बात करते हैं ग्लोबोलिन। तीसरे की बात करते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और चौथा हमारा होता है फाइब्रोनोजन। तो देखिए प्लाज्मा में 4 प्रमुख प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जाने वाला प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाया जाता है वो एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बात हम करते हैं ग्लोबुलिन की भी, थोड़ा सा समझ लेते हैं जो हमें आवश्यक होता है। ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन का जो काम होता है, ग्लोबुलिन का काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण। और अगर एंटीबॉडी का निर्माण होता है तो हमारे शरीर को क्या मिलेगा, इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडी का निर्माण करता है, एंटीजन को मार देता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। जो ग्लोबुलिन है वो किसका निर्माण करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। आगे चलते हैं। इसी में अगर हम देखें, ये जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन भी कई टाइप का होता है। जैसे ये एक इसका और प्रमुख कार्य होता है प्रेगनेंसी में बच्चे की रक्षा भी करता है इन्फेक्शन से।
प्रेगनेंसी में बच्चे की रक्षा भी करता है इन्फेक्शन से, या और इसका भी काम हम देख सकते हैं, जो पहला दूध होता है, जो पीला गाढ़ा दूध माँ का पहला दूध होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल जो अधिक होता है वो इसी के कारण होता है। जो माता का दूध होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल इसी के कारण, ग्लोबुलिन होने के कारण, वो गाढ़ा पीला दूध किसके कारण होता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन के कारण ही होता है। आगे हम बात करें तो एंटीबॉडी का तो निर्माण ये करता ही करता है। एंटीबॉडी का निर्माण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और प्रेगनेंसी में बच्चों की रक्षा करता है इन्फेक्शन से, संक्रमण से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और शुरुआती दिनों में जो माँ का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है इसी के कारण होता है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एल्ब्यूमिन की भी थोड़ी सी और देख लेते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में तो ये पाया ही जाता है, यह जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, तो इसकी अगर हम बात करें तो रक्त की सांद्रता बनाता है, रक्त की सांद्रता बनाता है। और अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए, शरीर के अंदर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी अगर शरीर के अंदर हो जाती है तो शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है, और ये रोग कहलाता है इडेमा रोग कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इसे हम क्या कहते हैं? इडेमा रोग कहते हैं। तो चलिए, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रोनोजन को हम जानते हैं, रक्त के थक्के में काम करता है। ये फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ग्लोबुलिन हम पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, प्रेगनेंसी में बच्चे की रक्षा संक्रमण से करता है। और एल्ब्यूमिन कहीं ना कहीं रक्त की सांद्रता बनाता है, बढ़ाता है। शरीर के अंगों में जो अगर एल्ब्यूमिन की कमी हो जाए तो शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है, जिसे हम क्या रोग कहते हैं? इडेमा रोग कहते हैं। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट को करते हैं, जो हमारा रक्त है, रक्त का सेकंड पार्ट जो ठोस भाग होता है, अब उसे पढ़ते हैं। चलिए, तो यहां से क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे प्लाज्मा में जो 4 प्रोटीन पाए जाते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा होता है? सबसे अधिक प्रोटीन कौन सा होता है? तो मैंने अभी बताया सबसे अधिक प्रोटीन एल्ब्यूमिन होता है। ग्लोबुलिन क्या काम करता है? एक तो बच्चे को प्रेगनेंसी के टाइम में बच्चे को संक्रमण से बचाता है, और जो पहला दूध होता है माता का उसे गाढ़ा करता है, और जिसे कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। आगे हमारी बात आती है जो रक्त का ठोस भाग जो 45% होता है, तो हम इसकी बात करेंगे। रक्त का ठोस भाग पढ़ेंगे। ठोस भाग कितने परसेंट होता है? 45% होता है। इस 45% में क्या पाई जाती है? कणिकाएं। क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। अब बात करते हैं कौन कौन सी कणिकाएं होती हैं। तो 3 टाइप की कणिकाएं यहां पे हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। और तीसरी बिंबाणु, या जिसे हम कहते हैं प्लेटलेटस। प्लेटलेटस भी कहते हैं। तो ठोस भाग में हमें 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, बिंबाणु या प्लेटलेटस। चलिए हम बात करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा रक्त में ये पाई जाती है, जिनकी जो 90% तक हो सकती हैं, और 10% में ये दोनों पाई जाएंगी। 10% में WBC और प्लेटलेटस पाई जाती है। अगर हम इनके आकार की भी बात करते हैं तो RBC, इसे हम RBC कहते हैं, ये हमारी WBC कहलाती है, और ये प्लेटलेटस कहलाती है। 90% रक्त कणिकाएं RBC होती हैं, 10% में आपकी WBC और प्लेटलेटस पाई जाती हैं।
लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और ये प्लेटलेट्स होती है। अगर हम इनके आकार की बात भी करें तो आरबीसी का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ी आरबीसी होती है। उसके बाद हमारे बिंबाणु, और तीसरी हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये इनके आकार की बात हम कर सकते हैं। तो चलिए एक एक को देखते हैं और एक एक का क्या काम है उसे हम एक एक को पढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर प्लेटलेट्स। तो तीनों में पहले एक एक को ले लेते हैं और उसके बाद एक एक को करते हैं। चलिए देखिए, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाओं की हम बात करते हैं जिसे हम कहते हैं आरबीसी, आरबीसी। तो आरबीसी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात हम करेंगे, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, परंतु अगर यहां अपवाद स्वरूप देखें तो ऊंट और लामा की आरबीसी में, ऊंट और लामा आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, ऊंट और लामा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लाल रक्त कणिकाओं को और हम क्या कहते हैं। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हो गया, और इसका दूसरा नाम होता है इरीथ्रोसाइट, इरीथ्रोसाइट भी इन्हें कहा जाता है, इरीथ्रोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। चलिए, इरीथ्रोसाइट इन्हें कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इरीथ्रोसाइट की। इरीथ्रोसाइट भी इन्हें कहा जाता है। आरबीसी में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? हीमोग्लोबिन में एक तो हिम होता है, हिम, और एक होता है ग्लोबिन, ग्लोबिन। हिम आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हिम आयरन होता है और ग्लोबिन प्रोटीन होता है। देखिए, हिम जो आयरन है इसे हम किससे प्राप्त करते हैं? खाने से, खाने से। आयरन की मात्रा हमारी जो बॉडी को मिलती है, हमारे शरीर को, वो किससे मिलती है? खाने से। इसे हम खाने से प्राप्त कर लेते हैं। हिम जो हमें मिलता है वो किससे प्राप्त कर लेते हैं? खाने से। ऐसे ही जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये शरीर से भी अगर हम बात करें तो लीवर यकृत से बनता है, यकृत बनाता है या यकृत में ये बनता है। तो इरिथ्रोसाइट से हम कहते हैं आरबीसी, हीमोग्लोबिन जिसमें हीम और ग्लोबिन होता है। हीम एक आयरन लोहा जिसे हम कहते हैं, इसे खाने से हम प्राप्त कर लेते हैं, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो यकृत से के द्वारा मिल जाता है या प्राप्त किया जाता है। हिम, देखिए, आयरन का निर्माण कभी कभी क्वेश्चंस पूछता है, क्या आयरन का निर्माण मानव शरीर में होता है? नहीं होता, मानव शरीर में नहीं होता है। आयरन का निर्माण मानव शरीर के अंदर नहीं होता है, इसे हमें खाने से या कह सकते हैं शरीर के बाहर से लेना होता है। जबकि ग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण हमारा यकृत कर लेता है, हमारा यकृत कर लेता है। देखिए, रक्त का हम देखते हैं कि रक्त का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। अब लाल किसके कारण होता है? आरबीसी, और आरबीसी में भी लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन। तो रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। अब थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। जैसे अगर हम देखें मानव शरीर की बात थोड़ा सा करते हैं,
देखिए मानव शरीर की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर मानव शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया, होने वाला रोग एनीमिया होता है, होने वाला रोग एनीमिया होता है। अब देखिए मानव शरीर में आयरन की कमी होती है तो होने वाला रोग क्या होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया क्या होगा, क्यों होगा, देखिए अगर मानव शरीर में आयरन की कमी होगी, मानव शरीर में आयरन की कमी होगी तो आयरन की कमी होने से हिम नहीं बनेगा, हिम नहीं बनने से आयरन की कमी हो जाएगी, हिम नहीं बनेगा, अर्थात Hb का निर्माण नहीं हो पाएगा। जब Hb हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, भाई हिम नहीं बना, जब हिम नहीं बना तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बना तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी क्या है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन नहीं बना तो आरबीसी नहीं बनेगी। जब आरबीसी नहीं बनेगी तो रक्त क्या होगा, रक्त के अंदर क्या पाई जाती है, 3 कणिकाएं, 3 में से एक बहुत कम बन रही है तो रक्त भी कैसा बनेगा, कम बनेगा। जब रक्त कम बनेगा तो हमें बीमारी कौन सी होगी, एनीमिया, तो हमें कौन सी बीमारी होगी, एनीमिया। और फिर इस एनीमिया की पूर्ति करने के लिए, इस एनीमिया को दूर करने के लिए, इस रोग को दूर करने के लिए हमें क्या लेना होता है, हमारे शरीर को क्या लेना होगा, खाने में क्या लेते हैं, आयरन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। खाने में आयरन की मात्रा को क्या करते हैं, खाने में आयरन की मात्रा को, जो हिम होता है उसकी आयरन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक। और इसका इस बीमारी को दूर किया जाता है आयरन की मात्रा को बढ़ाकर। अब चलिए ये तो बातें हमने देखी, अब हम बात करते हैं आरबीसी का काम क्या होता है हमारे शरीर में। अब आरबीसी कैसे काम करती है इसे हम देखते हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं हैं जिसमें केंद्रक नहीं होता है, ऊंट और लामा में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हिम आयरन होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत कर लेता, आयरन का नहीं कर पाता। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया होता है। चलिए आरबीसी के कार्य देखते हैं, आरबीसी के कार्य देखते हैं। आरबीसी के कार्य, क्या कार्य करता है, आरबीसी का काम क्या है। देखिए आरबीसी का काम क्या होता है, आरबीसी का काम, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, इसे हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन होता है वो लेके जाता है, कहाँ पहुंचाता है इसे, कोशिका के पास। समझते, देखिए शॉर्ट में समझते, O2 हीमोग्लोबिन के द्वारा किस में जाएगी, पहले रक्त, और रक्त से किस में पहुंच जाएगी, फिर सेल्स में। देखिए O2 का ट्रांसपोर्ट करता है, O2 को ट्रांसपोर्ट करता है हीमोग्लोबिन, कहां लेके जाता है, रक्त में। O2 जो हमारे फेफड़ों में O2 ऑक्सीजन होती है फेफड़ों में, फेफड़ों से कहां गई, रक्त में। कौन लेके जा रहा है, हीमोग्लोबिन, कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन। और रक्त में क्या होती है, जो कोशिकाएं, और ये ऑक्सीजन किसको मिलती है, कोशिकाओं को। और कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6 और प्लस O2, ये क्रिया होती है। और इसके द्वारा हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। क्या मिलती है इस क्रिया के होने पर, ऊर्जा, एनर्जी मिलती है। C6H12O6 प्लस O2 किससे क्रिया कर लेती है, कहाँ पहुंच जाती है, कोशिका में ये ऊर्जा पहुंच जाती है, सॉरी ऊर्जा नहीं, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, पहले कहाँ, हीमोग्लोबिन कहाँ लेके जाएगा, रक्त में। और रक्त से के बाद ये कहाँ आती है हमारी, फिर किस में आती है, कोशिका में। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके द्वारा ये ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की क्रिया होती है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा। तो ऊर्जा ग्रह क्या कहलाता है हमारे शरीर का, जो कोशिका का ऊर्जा ग्रह है वो क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर हम देखें हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाता है, जिसके द्वारा पूरे शरीर में, रक्त में पूरे शरीर में लेके जाता है, जिसके द्वारा कोशिका का जो पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्रिया करके हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है, ऊर्जा। क्या देता है,
ऊर्जा। तो देखिए फेफड़ों की जो ऑक्सीजन है पहले किस में जाएगी, हीमोग्लोबिन के द्वारा किस में जाती है, रक्त में, और रक्त में जो कोशिका होती है वो इससे क्रिया करके हमें क्या दे देती है, अंततः ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। देखिए जो हीमोग्लोबिन हमारा होता है ये जब ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन से जुड़ता है तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसका रंग क्या होता है, लाल। इसी के कारण इसका रंग भी हमें लाल दिखाई देता है। चलिए इसकी कोई हमें इतनी खास जरूरत नहीं है, तो आगे बात करेंगे, अभी थोड़ा सा और चलते हैं आगे। देखिए एक रोग होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। देखिए अगर हमारे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग जो नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है, शरीर में नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला रोग ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। जब शरीर के अंदर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ऑक्सीजन का ट्रांसफर नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता शरीर में, जिसके कारण रक्त कैसा हो जाता है, रक्त नीला हो जाता है, रक्त नीला हो जाता है। और इसी के कारण शरीर हमारा कैसा दिखाई देने लगता है, नीला दिखाई देने लगता है। नाइट्रेट की अधिकता होने पर जो फेफड़ों की जो ऑक्सीजन है जो रक्त में जाती है वो नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसीलिए हम इस रोग को क्या कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग कहते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए शुद्ध रक्त, जो शुद्ध रक्त होता है, जो ऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, जो शुद्ध रक्त होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और अगर ऑक्सीजन कम हो गई है तो उसका रंग कैसा होगा, नीले रंग का होगा। अगर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाएगी तो रंग कैसा होता चला जाएगा, ब्लू, नीला होता चला जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो इस पूरी प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन भी काम करता है, क्योंकि अगर O2 का परिवहन नहीं हो पा रहा है, O2 नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। चलिए अशुद्ध रक्त का रंग नीला होता है जबकि शुद्ध रक्त का रंग लाल होता है, शुद्ध रक्त का रंग लाल होता है। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने पीछे पढ़ा था B9 और B12 जो विटामिन्स होते हैं, इनकी कमी से एक एनीमिया होता है, एनीमिया रोग इनकी कमी से भी होता है, जिसे मैंने बताया था मेगाब्लास्टिक एनीमिया, मेगाब्लास्टिक एनीमिया, इसी की कमी से होता है। और ये जो B12 होता है ये किस में मिलता है, बस जंतुओं में पाया जाता है। B12 किस में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है। चलिए हम बात करते आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, प्लीहा में, प्लीहा में। आरबीसी नष्ट कहाँ होती है, प्लीहा में। तो आरबीसी नष्ट होती है प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो इसका मतलब है जो मृत आरबीसी होती है, जो मृत आरबीसी होती है वो प्लीहा में जाके नष्ट होती है, प्लीहा में जाके नष्ट होती है। तो इसलिए हम प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या कहलाता है, प्लीहा।